जो लोगों के अंदर जो तासुर है वो ये है कि कंसल्टेंट हजरात जो हैं या कंपनीज जो हैं वो एजेंट की तरह काम करते हैं। उनको एजेंट भी नॉर्मली कहा जाता है इन अ स्लैंग लैंग्वेज जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में होती है कि जुगाड़ के अंदर जो है ना वो आपके है और वो वहाँ पर एम्बेसी में लोग बैठे हुए तो लोग बाकायदा तकाजा करते हैं क्योंकि जो नॉन क्वालिफाइड एजेंट कंसल्टेंट्स और ख़ास तौर पर अपर साइड के ऊपर उनके यहाँ 99% लोग जो है वो फ्रॉड इसीलिए करते हैं कि आगे वाले को पता नहीं है और एजुकेट नहीं है और वो उसको अपना सब कुछ समझ रहा है कि मैं यूएस की पिटिशन खुद बना रहा हूँ, बीइंग फाउंडर डायरेक्टर सीनियर इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैविंग गुड नेम इन द मार्केट, मैं खुद लीड कर रहा हूँ। ये चैलेंज है, कोई नहीं कर रहा। सिर्फ ये नहीं है कि कमाना, जहाँ आपका काम सिर्फ आ जाता है तो फिर आप अच्छे बुरे को छोड़ देते हैं। अक्सर लोग मुझसे नाराज़ भी रहते होंगे कंसल्टेंट को, आप खुद भी कंसल्टेंट और सीखते रहते हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि मैं सिर्फ हकाइक से पर्दा हटा रहा होता हूँ। मैं बता रहा होता हूँ कि तरतीब क्या है लोगों को समझने की, चीज़ें करने की। वो किसी से भी जाके करे। देयर आर नंबर ऑफ गुड कंसर्न्स इन द मार्केट, वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब का जो तरीक़ेकार होगा वो यही होगा कि वो प्रॉमिसेस पे नहीं काम करते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अली कासिम और बिज़नेस पॉडकास्ट के अंदर जो हमारी पहली एपिसोड है उसमें आपके सामने हाजिर हूं। हमारा बिज़नेस पॉडकास्ट का जो मकसद है वो, जैसे आपसे मैंने काफ़ी सारी इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ में भी शेयर किया था, पाकिस्तान के जो नामवर बिज़नेस पर्सनालिटीज़ हैं उनको हम अपने शो के अंदर इनवाइट करेंगे और उनसे पूछेंगे उनकी कारोबार की जर्नी, किस तरीके से उन्होंने कारोबार अपना स्टार्ट किया, क्या क्या मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा और साथ साथ कौन कौन से बिज़नेस प्रोडक्ट्स वो सेल करते हैं या अपनी सर्विसेज देते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है आदिल इस्माइल साहब। ये फ़ाउंडर हैं सुपीरियर कंसल्टिंग के। माशाल्लाह से इनका 20 साल से ज़्यादा का इनका तजुर्बा है कंसल्टेंसी का। साथ साथ इनके 16,000 से ज़्यादा इनके सक्सेसफुल क्लाइंट्स हैं और एक अच्छा इनका माशाल्लाह से एक पोर्टफोलियो इनका बिल्डअप है। और ये इनकी थर्ड जनरेशन, माशाल्लाह इनके जो बेटे हैं वो भी अबू बकर, वो भी इस फील्ड के अंदर हैं, इनको ज्वाइन कर रहे हैं और थर्ड जनरेशन के साथ ये पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी कंसल्टेंसी अपनी चला रहे हैं। काफ़ी सारे टीवी शोज़ के अंदर, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स के अंदर भी आपने इनको देखा होगा, ये प्रेजेंट होते हैं और अपनी सर्विसेज के बारे में आप लोगों को आगाही देते हैं। तो ये शो स्पेशली मैं बोलूँगा स्टूडेंट्स के लिए और वो फैमिलीज़ जो कि पाकिस्तान से इमिग्रेशन करके माइग्रेट करके जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये लाजमी आप पॉडकास्ट देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम वाली। अच्छा सर, शुक्रिया आपका इस शो में आने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। अच्छा सर, हम सबसे पहले हम आपसे सवाल करते हैं कंसल्टेंसी के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में। आपने कौन से ईयर में अपनी जर्नी स्टार्ट की? माशाल्लाह से आपकी अभी थर्ड जनरेशन आपकी जो है वो इस फील्ड के अंदर आपके साथ है। तो सबसे पहले अपनी जर्नी हमसे स्टार्ट कीजिएगा। बेसिकली तो मैंने 2004 में जो है ना कंपनी इस्टेब्लिश की थी सुपीरियर कंसल्टिंग। फिर 2005 में इसको प्राइवेट लिमिटेड किया और उस वक्त से अभी तक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली चल रही है। ठीक है। और एक बात जो सबसे ज़्यादा मैं बता भी देता हूँ और आपने भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इंट्रो दिया है कि माय फादर वाज आल्सो अ कंसल्टेंट। ये बात बहुत से लोगों को, जो न्यू जनरेशन है या वैसे जो मुझे पुराना जानते हैं तो उनको तो पता ही है, लेकिन नए लोगों को नहीं पता। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लेगेसी को फॉलो करना और कैरी करना, ये बड़ा जो है ना वो जान झोंकों का भी काम है क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी बहुत होती है। और जो इंडस्ट्री हम होल्ड कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री के अंदर हम हैं, एक तो बहुत ही हर ही मैं कहता हूँ कि प्रोफेशन होता है थैंकलेस, लेकिन ये ज़्यादा ही है। और इसके अंदर ऑब्वियसली आप ज़रा सी भी होता है गलती की गुंजाइश कम होती है। कंसल्टेंट क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ तो वो आपको बिल्कुल ही आपका ज़ीरो कर देता है मामला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप बहुत मेहनत से, और वो उसी वक्त हो सकता है, मैंने एक पॉडकास्ट में कहा था किसी को, जब तक आप अपने प्रोफेशन से, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अपने प्रोफेशन से इश्क ना करें। बिल्कुल, दोनों फ़र्क है, मोहब्बत करना और लाइक करना। इश्क होता है कि आप बहुत सब चीज़ों से बालातर होकर जो है ना उसमें काम पे लगते। तो वो मैं समझता हूँ मैंने थोड़ा सा ये काम किया है और मैं अभी तक भी करता हूँ, इसको लीड करता हूँ। मेरे स्टाफ मेंबर्स हों, चाहे क्लाइंट हों, चाहे ऑडियंस हों, हमने कोशिश की कि ना लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा दें, कंसल्टेंसी का मकसद और मतलब पता हो। अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ कि जो लोगों के अंदर जो तासुर है वो ये है कि कंसल्टेंट हजरात जो हैं या कंपनीज जो हैं वो एजेंट की तरह काम करते हैं। उनको एजेंट भी नॉर्मली कहा जाता है। आप कह सकते हैं, बट हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो एजेंट का बड़ा डिफरेंट है। वो एजेंट है, वो जो है ना कश्ती लेके आएगा और आपको पार लगा देगा। उसके जो है इन अ स्लैंग लैंग्वेज जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में होती है कि जुगाड़ के अंदर जो है ना वो आपके है और वो वहाँ पर एम्बेसी में लोग बैठे हुए हैं तो लोग बाकायदा तकाजा करते हैं क्योंकि जो नॉन क्वालिफाइड एजेंट कंसल्टेंट्स और ख़ास तौर पर अपर साइड के ऊपर उनके यहाँ 99% लोग जो है वो फ्रॉड इसीलिए करते हैं कि आगे वाले को पता नहीं है और एजुकेट नहीं है और वो उसको अपना सब कुछ समझ रहा है।
माई बाप जिसको कहते हैं, जिस तरह से कह रहे होते हैं कि अब आप नहीं करना जो करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस वहाँ पर जहाँ से ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि आप एजुकेट नहीं कर रहे, आप इवेलुएट नहीं कर रहे, आप ये नहीं कर रहे बीइंग अ गुड डॉक्टर, गुड लॉयर और या गुड कंसल्टेंट। ये हजरात जब आप नब्ज देखें तो बता दें कि आपके पास मर्ज क्या है, जब नब्ज देखें या आपको इवेलुएट करें तो आपको बता दें कि आपका जो है वो इलाज हो भी सकता है या नहीं हो सकता। बिल्कुल। नो करने की हमें आदत नहीं है, बिकॉज जितना भी कंपनी होती है, अक्सर लोग मुझसे नाराज़ भी रहते होंगे कंसर्न को, आप खुद भी कंसर्न है और घसीटते रहते हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि मैं सिर्फ हकाइक से पर्दा हटा रहा होता हूँ। मैं बता रहा होता हूँ कि तरतीब क्या है लोगों को समझने की, चीज़ें करने की, वो किसी से भी जाके करें। देयर आर नंबर ऑफ गुड कंसर्न्स इन द मार्केट, वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन इन सब का जो तरीक़ेकार होगा वो यही होगा कि वो प्रोमिसेस पे नहीं काम करते, जिसको गारंटी है आप कहते हैं, गारंटी के सौदे नहीं करते। आप उनके पास आते हैं सर्विसेज लेने के लिए। अब वहाँ पर जो एक कंपटीशन अलग है, अगर वहाँ पर आपको कोई अच्छा कंसर्न बातों से, नॉलेज से, एनवायरनमेंट से, सक्सेस स्टोरीज से, ये सारी चीज़ें आपके मायने रखते हैं। क्योंकि आप देखें, मेरी बात करने से सारे लोग मेरे पास तो नहीं आ जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर तो बहुत सारे हैं। बिल्कुल। अब डॉक्टर अतीब के पास तो सारे लोग नहीं इलाज करने जाएंगे। अफोर्डेबिलिटी देखनी होती है, रिलायबिलिटी देखनी होती है, उसका अपने काम के अंदर कितना जुट कर का वो काम करता है वो देखना होता है आपने। अगर वो है और वो करता है तो फिर आपको उससे सर्विसेज लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। और यही मेरा काम भी है। और आपको बड़ी हैरत होगी और लोगों को पता भी होगा कि मेरे यहाँ कोई डायरेक्ट कॉपन नहीं है। मेरे यहाँ डायरेक्टली कोई आकर अपना केस डिस्कस नहीं करता इन मोस्ट ऑफ द केसेस। वॉक इन फिर भी आ जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तरतीब है कि अगर आपकी इवैल्यूएशन नहीं होगी, अगर हमें नहीं पता होगा कि आप एलिजिबल भी है जो भी आप केस पे डिस्कस करना चाह रहे हैं, उसके बारे में हम आपका इलाज भी कर सकते हैं। देखिए, मैं हर चीज़ का मैं नहीं हो सकता, हरफन मौला जो उस हिसाब से नहीं हो सकता कि मुझे हर किसी का इलाज आता हो। बिल्कुल ऐसा ही है। हर जो बीमारी के अलग अलग जो है वो डॉक्टर होते हैं। कैंसर का अलग होगा, ठीक है ना, ENT का अलग है, तो उनका अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। वो अपनी स्पेशलिटी को छोड़कर दूसरे काम नहीं करता। जो हमारा पोर्टफोलियो डोमेन, ठीक है, बड़ा वाइड है, अनलाइक डिफरेंट कंसल्टेंट्स। हम कनाडा भी देख रहे हैं, बहुत अरसे से देख रहे हैं, ऑथराइज एजेंट में रहा हूँ। और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया मैंने बहुत काम किया, मैं जाता भी आता भी हूँ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्किल इमिग्रेशन, बिजनेस इमिग्रेशन हम काम करते रहे हैं। फिर अब जो आने वाले प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह से जर्मनी का अभी जॉब सर्च आ रहा है, और US EB2 NIW जो प्रोग्राम है वो बहुत वास्ट है, बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए कि कंट्रियों का हेड US है, जैसे हेड होता है तो वो कंट्रियों का जो है ना वो लीडर है, तो वहाँ पर डॉलर्स अच्छे बन जाते हैं, अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाती है आपको, तो लोग प्रेफर करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम्स आने से, जो नया प्रोग्राम हम अडॉप्ट कर लेते हैं, हमारी अडॉप्टेबिलिटी अच्छी है, तो हम जब अडॉप्ट करते हैं तो उसको बहुत अच्छे तरीके से फिर उसको कोशिश करते हैं। जब ये प्रोग्राम आते भी तो हम पहले पूरी रिसर्च करते हैं। हम इस दौड़ में नहीं लग जाते कि पहले मैंने शुरू किया बाद में शुरू किया, तो उससे नहीं है। आप डिलीवर कैसे कर रहे हैं, आप डिलीवर अगर अच्छा कर रहे हैं, नाम अच्छा है, तो मोस्ट वेलकम, लोग आए मुझसे काम करते हैं। और मुझे कोई एतराज़ नहीं है कोई किसी और के पास भी अगर जाके करता है। बट कुछ पैरामीटर्स जो हम चाहते हैं कि लोगों को, हर आदमी को एजुकेट होना चाहिए। एक कि सेल्स पॉइंट कम होना चाहिए। आप अच्छा जो है टीचर के पास आते हैं, अगर वो सिर्फ फीस की बात करते रहे और आपको सही नहीं पढ़ाए, या किसी भी और चीज़ के ऊपर आप डॉक्टर के पास चले जाएं, वो फीस पे ज़्यादा बात करे और आपको सही इलाज नहीं बताए। आप किसी मुबल्लिग के पास चले जाएं, वो आपको अच्छा बुरा नहीं बताए। आपको अच्छा बुरा बताना चाहिए, डूज एंड डोंट्स आप बताएं। और उसके बाद अगर वो आपको केस देता है तो ठीक है, देखें, हम प्रॉफिट, हम कोई नहीं कह रहे कि हम कोई पीर फकीर हैं कि हम जो इस तरह के एडवाइस, दिस इज़ द ओनली वे कि आप अच्छा एजुकेट कर दें, अच्छा काउंसिल करें। ये मैं बहुत जगहों पे कह सकता हूँ कि ना, मेरा मेन मकसद सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ मतलब वर्ड यूज़ होगा, सिर्फ ये नहीं है कि कमाना। जहाँ आपका काम सिर्फ आ जाता है तो फिर आप अच्छे बुरे को छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कहते हैं कि यार जैसे भी हो बस आ जाए केस, सारे के सारे आ जाए, मुझसे ज़्यादा कमाने वाले कंसर्न क्या बहुत सारे होंगे, बहुत सारे फ्रॉड वाले भी आए हैं और चले गए, लेकिन आपकी सस्टेनेबिलिटी क्यों है, ये लोगों को समझना चाहिए। क्योंकि 10 साल से आप 20 साल से दूसरे को मवाजना करेंगे तो कई आ जाते हैं, मुझे कह भी देते हैं अक्सर, तो फिर मैं उनको ये काउंटर बता देता हूँ। लोग कहते हैं यार मैं उनको लूँ और आपको क्यों ना लूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल आपका राइट है, आपको कोई नए मार्केट में भी आता है, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, तो लोग उनको भी तो लेते ही है ना। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने मुझसे सवाल किया तो फिर मैं अपना तो डेफिनेटली मुकदमा तो रखूँगा ना। मैं ये रखूँगा, आपको बताऊँगा कि मैं बहरहाल 20 साल से ज़्यादा का अरसा गुजार चुका हूँ और ये मेरी लेगेसी है। मेरे पास जिनसे आप मुकाबला करने की बात करें, या तो आप उनको देखें कि उनके पास भी 20 साल को तो मुकाबला भी बनेगा। बिल्कुल, मतलब तो मुकाबला ही नहीं है।
हैवी वेट होना चाहिए ना। का बैलेंस अगर वो है, आप अदरवाइज आपकी चॉइस आप जाएं, वो अच्छा भी कर सकते हैं और करते होंगे शायद। लेकिन अगर आप इस कंपैरिजन पे जा रहे हैं कि यार मैं उधर चले जाऊंगा, आप थोड़ा पैसे कम कर दें, पीसी होटल अपने पैसे नहीं कम करेगा मेहरान होटल के सामने। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसकी अपनी एक चीज़ है। तो इसलिए ये चीज़ों को जो है वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी आऊँ, जब भी बात करूँ, तो कोई ऐसा पैगाम ज़रूर दे दूँ समझाने के लिए कि काउंटर्स, क्योंकि काउंटर्स तो बहुत बनते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल लेके आते हैं। अब तक जो मैं समझा हूँ, ज़्यादातर तो जो अगर मुझसे ही करना चाह रहा हूँ, मुझसे ही सवाल कर रहा है, तो वो ये उसकी कोशिश होती है कि पैसे कम हो जाए थोड़ा, क्योंकि तो वो अपनी जगह पर है, वो अपना नेगोशिएट करते हैं, हम कर लेते हैं। बट आपने अगर दोनों अच्छाई और बुराई बता दी, इवैल्यूएशन बता दी और चांसेस बता दिए, नोबडी कैन गिव यू द गारंटी। अगर मैं कह रहा हूँ कैली आपका केस जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने की अलग चीज़ है ना, काबिले इलाज है, तो इसका मतलब ज़रूरी तो नहीं कि आप खुदा बन गए। आप ना एम्बेसी ऑफिसर हैं, ना UICS के ऑफिसर हैं, ना CIC के ऑफिसर हैं। कोई ऑफिसर नहीं कि जो आपको स्टैम्प उठा के देंगे, और वो भी इतनी सी कम कीमत में। बिल्कुल। तो फिर तो बहुत ठीक ठाक पैसे होने चाहिए अगर मैं अगर अपने घर में बना के दे रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। आप आ रहे हैं सर्विसेज लेने के लिए, बिल्कुल। सर्विस में कमी कोताही हो सकती है और उसमें इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है। मैं हर गलती से सीखने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट ना दोहराई जाए। लेकिन इंसान भी अपनी जगह पर है ना, एक मखलूक है आपकी। लेकिन 20 साल में क्यों आप जब ढूंढने जाते हैं, इंटरनेट तो 20 साल से पहले शायद मेरे ख्याल से आ चुका होगा, लेकिन 20 साल के अंदर ये चैलेंज है लोगों के बाद आप मुझे ऑथेंटिक 20 नेगेटिव रिव्यूज़ लेके आके दिखाएं, कोई वजह होगी ना। बिल्कुल। और अगर कहीं होती भी, अगर राइवल्स करने की कोशिश भी करें कुछ करें, तो उनको काउंटर जवाब भी मिलेगा, मतलब काउंटर हम जरूर देंगे। क्योंकि अगर और या फिर कोई देखें, मुझे कोई बंदा किसी को भी, इतना भी जंगल का कानून नहीं कि कोई किसी के ऊपर भी आकर कीचड़ उछाल के विदाउट एनी एविडेंस चले जाएगा, जबकि लेजिटिमेट। अदरवाइज तो फिर आप वल्नरेबल हैं, कोई किसी के साथ काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि आप बोलेंगे अली मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ लिखता हूँ। बिल्कुल। तो ये होता है, लोग क्योंकि सेंसिटिव बिजनेस है, लोग समझते हैं कि हम आसानी के साथ जो है ना किसी को मरूब कर लेंगे या डरा देते हैं या इस तरह की बात करते हैं। लेकिन लेजिटिमेट कंसर्न्स के साथ ये नहीं होने वाला, ना होता ज़्यादा। तो हमारी कोशिश ये है कि लोगों को ये एजुकेट कर दें। और इसी सिलसिले की कड़ी है कि मैं बहुत ज़्यादा अपीयरेंसेस बुलाए भी जाते हैं, जाते भी हैं बहुत जगहों पर, और हर जगह पर हम अपनी ये जो दुख है उसका इजहार कर देते हैं कि भाई आपको किस तरह से बचना चाहिए लोगों के साथ और कैसे परखना चाहिए, क्योंकि अब बहुत डिफरेंट चीज़ें हो गई हैं। पहले अभी आपने बीच में सुना होगा, नाम मैं नहीं लूँगा किसी कंपनी का, वो बंद हो गई हैं अभी, उनको चीज़ें की थी, हमने उनको बहुत शुरू में काउंटर किया। मैंने उनको तो नहीं किया, मैं स्कैम को काउंटर करता हूँ एक्चुअली। कोई फ्रॉड है उसके बारे में लोगों को एजुकेट कर देता हूँ, उसको काउंटर किया हमने। जो सर्विसेज आप लोग दे रहे हैं आगे, हाँ, किसी कंपनी को तो नहीं करना, क्योंकि मेरी कंपनी से किसी से लड़ाई नहीं है, ठीक है ना। कोई ऐसी बात करना या ऐसा काम करना कि जिसके अंदर हमें ये लगे कि, और हमें क्लाइंट्स आके बताएं कि यूँ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो फिर मेरा बनता है कि मैं बीइंग अ पायनियर या जो है ना एक्सपीरियंस या लेगेसी जो लेके चल रहे हैं, उन लोगों की फिर जिम्मेदारी होती है कि वो थोड़ा सा बात करें, एजुकेट करने की कोशिश करें। 100 आउट ऑफ 100 आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, ये नहीं, लेकिन आप अपनी सी कोशिश तो ज़रूर करेंगे। बिल्कुल। तो उससे बहुत से लोगों को फ़ायदा होता है, और हुआ है एक्चुअली। बहुत से लोगों की हमने जान बचाई कि जो जाके जॉब ऑफर के कनाडा की, ये अभी 2020 के बाद से आपको पता है, पैंडेमिक के बाद से जो क्रेज, और फिर हमारा जो रिजीम चेंज सिस्टम है और पॉलिटिकल सिचुएशन है, फाइनेंशियल बढ़ गया लोगों का, बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोग भी जो है वो इस इंडस्ट्री में आए हैं हमारे पास, जो कुछ भी नहीं करते थे या कोई और काम करते थे। उन्होंने कहा यार पैसा है। उनमें से आप 70-80% वो लोग होते हैं जो पैसा बनाते हैं, या तो भाग जाते हैं या बंद हो जाते हैं या बंद करा दिए जाते हैं। बिल्कुल। तो इससे पैसा बनने के उसमें जो है ना बहुत आसान बिजनेस कहलाता ही है, क्योंकि हर बंदे की डिमांड ज़्यादा है ना, डिमांड ज़्यादा है। यही जो है ना वो मुल्क आप स्विट्जरलैंड हो जाए तो आप बताएंगे कौन जाएगा। बिल्कुल। तो कंसर्न तो वैसे ही बंद हो जाएंगे। और क्लाइंट ये चीज़ मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा श्योरिटी नहीं देखता, वो आप वाली बात कि अगर चार्जेस जो कि ऑथेंटिक हैं, क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस है, आपके पास रजिस्ट्रेशन है, लेकिन एक चीज़ की वैल्यू तो होगी ना, और उसका कॉस्ट ऑफ बिजनेस भी होगा, तो वो उनके पास चले जाता है जो कि मेरे ख्याल से मार्केट में नए हैं और जो कि मेरे ख्याल से रजिस्टर्ड भी नहीं है। अच्छा, और बहुत बड़ी साइकी मैंने जो बहुत ऑब्जर्व किया बहुत जगहों पर, वो ये है कि ना जो क्लाइंट आता है वो सिर्फ जवाब चाहता है, अच्छा, और बहुत रेयर होता है कि वो उसको ड्यू डिलिजेंस उसकी करे या उसको समझने के लिए उसके ऊपर गौर करे। मिसाल के तौर पर कहेगा यार वो वाला कंसर्न तो मुझे अप्रूवल दिखा रहा है, अच्छा अप्रूवल अगर दिखा रहा है तो आपने कौन सा उसको वेरीफाई करनी है जाके। ट्रू। मेरे पास भी अगर कोई सर्टिफिकेट लगा हुआ था या है तो आपने कौन सी करनी है, तो ये मुझे पता है ये साइकिल। तो मैं अपनी स्किल्स पे बात करता हूँ। मैं अगर आपको लगता है एज अ क्लाइंट कि ये बंदा जो है मुझे रिप्रेजेंट कर सकता है, ये मुझे टाइम भी दे सकता है, ये मुझसे बात कर सकता है, मेरी एडवाइज़र है, एडवाइस अच्छी कर सकता है,
तो आपको उसके ऊपर जाना चाहिए, ना कि हमें ये चीज़ देखे मुझ समेत ये बड़ा अच्छा खूबसूरत ऑफिस बना दिया। बिल्कुल। ऑफिस खूबसूरत बनाना आपकी ज़रूरत है, और लेकिन उससे मरूब होना आपकी ज़रूरत नहीं होना चाहिए कि आपने कहा यार बहुत ही अच्छा खूबसूरत ऑफिस बना हुआ है, अब तो मैं केस इसी को दूंगा। सर एज अ क्लाइंट बेसिकली हमारी ऑडियंस भी इस चीज़ से जो है थोड़ा सा उनको एक नॉलेज मिल जाएगी। एज अ क्लाइंट उनको ये देखना चाहिए कि आपने बिल्कुल ठीक बोला कि ऑफिस वगैरह ये तमाम चीज़ें जो सामने शख्स बैठा है उसकी पर्सनालिटी से बेटर ये है कि उनका एक्सपीरियंस और उनके सक्सेसफुल केसेस देखे जी जाएं। हाँ, और वकील का काम क्या, हमारा तो वकालत जैसा टाइप काम है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप देखें ना, मिसाल के तौर पर बहुत आर्गूमेंट्स, मैंने तो इतने आर्गूमेंट्स हैंडल किए हैं और आते हैं, और फॉर्चुनेट ये है कि मैं विन इसलिए भी कर जाता हूँ कि आप लॉजिकल जब बात करते हैं। अव्वल तो जिसने मुझसे बात नहीं की वो तो नहीं मुझे समझ सकता, क्योंकि आई एम नॉट अ पेप्सी ब्रांड के मैं हर घर में हूँगा। बट जब भी ये है, ये दावा ज़रूर करता हूँ कि अगर, और मैंने एक जगह भी पॉडकास्ट में, अपने हमारे पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि चैलेंज है कि जो हजरात हमें अगर टारगेट करने की कोशिश भी अगर करते हैं, फॉर एग्जांपल, तो उनको भी चैलेंज है। आपके पास 10 क्लाइंट आते हैं, आप बोलें सुपीरियर भी जाएं, और मेरे पास आते हैं तो मैं भी बोलूँगा आपके पास जाते हैं। ये गारंटी है कि उसमें से 8-9 लोग जो है वो मेरे पास ही आएंगे। अब ये इस बात की नहीं है कि मैं कोई बहुत प्राउड से बोल, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि मार्केट के अंदर सेल ज़्यादा होता है, मार्केट के अंदर नॉलेज कम होती है, मार्केट के अंदर ऑनेस्टी की बहुत कमी होती है, और वो जो आप देना चाहते हैं नॉलेज वो लोगों तक नहीं पहुंचती है कि काम करने। और फिर सर्विसेज, देखिए एट द एंड ऑफ द डे सर्विसेज काउंट होगी, वो उसमें ऊपर नीचे हो भी सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन मुस्तकिल नहीं होना चाहिए। 100 में से 50 लोग 80 लोग नहीं आपके बर्बाद होने चाहिए, ठीक है ना। ह्यूमन एरर्स की वजह से या कहीं ह्यूमन लैकिंग की वजह से कभी कभी अगर हो जाता है, दैट्स ऑल ओके, होना वो भी नहीं चाहिए। लेकिन 100 आउट ऑफ 100 तो कोई भी किसी को दुनिया में ना सेटिस्फाई कर सकता है, ना रिजल्ट दे सकता है, चाहे आप कोई भी बड़े से बड़ा ब्रांड की हम बात करें। लेकिन उसकी कोशिश कौन कर रहा है, उसकी कोशिश अगर वो कर रहे हैं, जिस तरह से आप कहते हैं कि यार मैच में जान मार के हारे, हारते तो वो भी हैं, लेकिन अगर आपने जान नहीं मारी और नज़र आया कि फिर लोग तो फिर उंगली उठाएंगे उसके ऊपर। बिल्कुल। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि लोगों को ये देखें कि अगर कोई MBBS डॉक्टर भी बन के आया है तो पहले आप उससे सवाल ये करेंगे, मैं इसका भी चले बता देता हूँ कि एक्सपीरियंस्ड भी होना बहुत ज़रूरी नहीं है। ये तो एक मवाजा जब लोग करते हैं तो मैं एक बात करता हूँ, कॉम्पिटेंसी मैटर करती है। मैं बहरहाल अगर ये नहीं बात होती तो लोग उनको भी जाके क्यों देते किस कि वो फिर तो मेरे या किसी और के पास सिर्फ आने चाहिए ना, कि वो डॉक्टर ने वो जड़ पकड़ ली मर्ज की, और वो कितना अच्छा बात कर सकता है, और आगे जाकर सर्विसेज कैसी अच्छी दे सकता है। बिल्कुल। और सक्सेसफुल तक जो है ना कोशिश करता है कि नहीं। तो ये कुछ जो चीज़ें होती हैं, लोग अनफॉर्चुनेटली डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट्स, ये तो है। और इसको ये ख़त्म करना आसान काम नहीं है, और ये नामुमकिनात में से ये नहीं हो सकता। ऑब्वियस है, मेरी आपकी भी साइकी होगी, हम बोलेंगे यार यहाँ सस्ता वाला माल मिल रहा था, हम कंपैरेटिवली सेम ही लग रहा है, चाहे वो चाइना का है या नहीं है, आप बोलते हैं इसमें चले जाओ, तो वो वहाँ तक तो चलो ठीक है अपनी जगह पर। बट अगर वो ड्यू डिलिजेंस करके करते और चीज़ों को कर रहे होते, जहाँ पर ये बात होती है कि भाई एक्सपीरियंस, तो मैं उनकी तरफ से भी जवाब दे देता हूँ कि भाई कि अगर एक्सपीरियंस, तो आपकी कॉम्पिटेंसी भी फिर मैटर करती है। जैसे मैंने कहा कि कोई नया वकील आएगा, कोई नया डॉक्टर आएगा, तो उसको ये थोड़ी कहा जाएगा कि पहले आप जाकर आपने बताया मुझे 600 केसेस किए कि नहीं किए, तो फिर मैं आपसे इलाज कराऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब अच्छे डॉक्टर मुस्तनिद होने चाहिए, आपकी कॉम्पिटेंसी अच्छी होनी चाहिए, जो फिर आहिस्ता सा नाम बन जाता है। एक आपको उनके साथ बैठ के जो क्लाइंट अपना केस डिस्कस करता है, ऑलरेडी सर जैसे एक मरीज़ आपने बताया, ऐसे क्लाइंट भी डरा हुआ होता है कि भाई एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, मैं चला जाऊँ, अपने फैमिली का ख्याल रख सकूँ, आगे जाके अपनी फैमिली को बुला सकूँ, तो वो उसका जो डर होता है वो तभी वो जो कंसल्टेंट है, जो लॉयर है बेसिकली, वही निकाल सकता है, और उसी से उसको आइडिया होगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप एक कंसल्टेंट के पास जाकर रुक ना जाए, होल्ड योर डिसीजन, और फिर 2-4 और रिसर्च भी करें। इंटरनेट मौजूद है, आप किसी के पास विजिट भी करें, कोई पेड है या कोई अनपेड है। कुछ लोग ये बात हैं यार आप पेड कंसल्टेशन लेते हैं, भाई आपका फ़ायदा भी तो है ना उसके अंदर, क्योंकि वो तो एडजस्ट हो जाएंगे हमारी फीस में, तो आपको तो फ्री चाहिए थी ना। लेकिन आप जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आ रहे हैं, आपको कंसल्टेशन के लिए आना होता है, अपने केस पर डिस्कशन करने के लिए। आपसे जनरल इन्फॉर्मेशन वो तो वेबसाइट पर, मेरी भी वेबसाइट पर मौजूद होगी, किसी की भी वेबसाइट पर मौजूद होगी। लेकिन जब आप फ्री में जाकर भी लोगों से बात करते हो, ये कल्चर भी हमने चेंज किया है। सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, वो उनके लिए है कि जो एलिजिबल है। हाँ। आपका केस डिफरेंट कर सकता है, हाँ। इसलिए आपके केस के बारे में अलग से हम एलिजिबिलिटी देखते हैं और उसके बाद फिर कंसल्टेशन की बात करते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को अभी नहीं भी, अगर तो आपके पॉडकास्ट की तरफ से बता दो कि पेड कंसल्टेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि उससे आपको ये भी पता चले कि ये लेजिट कंसल्टेंट है, ये अपना टाइम और दूसरों का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। वो एक कंसल्टेशन से आपके लाखों रुपए बचा सकता है, क्योंकि आप फ्री में जाकर बात करेंगे किसी से, अच्छा पॉइंट बताया आपने, जाके बात करेंगे तो 5-6 लाख रुपए जो ज़ाया करेंगे, फिर क्या होगा। इतना कॉमन है मेरे पास,
मैं आज भी बैठा हुआ था कंसल्टेशन का आपके पॉडकास्ट से पहले, तो वो एक साहब जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया से मुझसे मीटिंग की उन्होंने, और उसके बाद वो उन्होंने किसी को केस दे दिया ड्यू टू व्हाटएवर द रीज़न, उन्होंने केस दे दिया। आज वो मेरे साथ बैठे हुए थे पेड कंसल्टेशन के साथ, और वो ही वॉज विलिंग कि भाई आपसे करूँगा, क्योंकि उन्होंने जो बनाया है, पिटिशन बनाई है जो बनाई है, तो वो बहुत देखने से काबिल है। तो ऐसे मैं इस वक्त जो क्लेम कर रहा हूँ उसको प्रूव कर सकता हूँ अगर कोई आके बात करे और चैलेंज करे कि मैं यूएस की पिटिशन खुद बना रहा हूँ, बीइंग फाउंडर, डायरेक्टर, सीनियर इमिग्रेशन कंसल्टेंट, हैविंग गुड नेम इन द मार्केट, मैं खुद लीड कर रहा हूँ। ये चैलेंज है, कोई नहीं कर रहा। मेरे बात से अगर मिल जाए अब उनको जो ना किक, तो वो शायद करें अगर करना है, ताकि अपनी यूएसपी बढ़ा सकें। कर नहीं सकते ना करेंगे। इसके लिए वही वाली बात है कि पैशनेट होना को बहुत ज़रूरी पड़ेगा, इश्क करना पड़ेगा। आप भी इश्क करें अपने बिजनेस से कि मुझे लीड करनी है, तो लीड करने के लिए आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपके स्ट्रॉन्ग विल भी होना चाहिए चीज़ें। हालांकि मुझे पता है कि मैं भी तो देखें नोट गिन सकता हूँ बैठकर, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं रात के 2 बजे भी बैठ के जो है पिटिशन बना रहा हूँ। अब आपको वसीम बदामी और ये बनना पड़ेगा ना, हमें लीगल सेंस आप बनने पड़ेंगे कि पूरे रात तो लगा रहे, तो आपको फिर एक मुकाम तक पहुँचना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये सारी बातें हैं, इस वजह से हम हमारी अपनी जो कोशिश है वो हम कर रहे हैं इसके अंदर। अच्छा सर, जर्मनी का एक नया अपॉर्चुनिटी कार्ड के नाम से एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुआ है, तो इसके बारे में बताइएगा कि पाकिस्तानियों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन लोग एलिजिबल हैं बेसिकली, और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? अच्छा, प्रोग्राम तो अपने नाम के हिसाब से और उसके अपने जो हैसियत के हिसाब से न्यू है। मींस कि पहले जी प्रोग्राम जॉब ऑफर के नाम से, जॉब सर्च के नाम से ही था। अच्छा, ठीक है। जॉब सर्च के नाम से ही पहले से मौजूद है, और वो 6 मंथ का मिलता था। ठीक है। अब उन्होंने नाम चेंज करके उसको अपॉर्चुनिटी कार्ड, चंसन कार्ड इसको कह दिया अपने ज़बान में। ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी कार्ड है, और ये अब 6 महीने के बजाय 1 साल का मिल रहा है। ठीक है। और ये जॉब सर्च है माइंड यू, क्योंकि हमारे यहाँ हर किस्म की ऑडियंस होती है, वो देखती है उसमें सेमी स्किल्ड भी है, लो स्किल्ड वर्क। ये लो स्किल्ड प्रोग्राम नहीं है एक्चुअली। ये प्रोग्राम एटलीस्ट ये है कि आपके पास 14 ईयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन होने चाहिए। लाइक बीकॉम हो गया हमारा, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन है 6 पॉइंट्स, अब पॉइंट सिस्टम पे लेके आए। पहले ऐसा नहीं था। जॉब सर्च था, 6 महीने का जॉब सर्च मिला है, सर्च करने का। ये वाजे ऑडियंस समझे कि सर्च करना, ये ऑफर नहीं है। जॉब लो आते नहीं, जर्मनी का वर्क परमिट, दिस इज नॉट अ वर्क परमिट, प्लीज अंडरस्टैंड। ये वर्क परमिट नहीं है, ये जॉब सर्च का वीजा है। 12 मंथ्स का आपको एक अपॉर्चुनिटी टाइम पीरियड दे रहे हैं कि आप वहाँ जाके रह के जॉब अपनी सर्च कर सकते हैं, और अपने ही पल्ले पे है। सही है। अपने ही पैसों के ऊपर आपने जाके जॉब सर्च करनी है। आपको उन्होंने एक फिगर दे दिए कि 12,334 यूरो के करीब आपने ब्लॉक अकाउंट करना है। जो जर्मनी को फॉलो करते हैं उनको सबको पता ही है, जो जर्मनी की स्टडी को फॉलो करते हैं सबको पता है कि जर्मनी अपनी स्टडी में भी ब्लॉक अकाउंट करता है। अब ये ब्लॉक अकाउंट जितना भी अमाउंट बनता है पाकिस्तानी करेंसी में, 40-45 लाख व्हाटएवर इट इज, तो वो अमाउंट आपने ब्लॉक करना है, रोकना है। कहाँ पर रोकना है? जर्मनी में ही, और उनके बैंक में। अच्छा। ट्रांसफ़र करेंगे ऑब्वियसली, उठाकर, एक लीगल प्रोसीजर होगा बैंक के थ्रू, आप उठाकर वहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। ये अमाउंट गवर्नमेंट आपको देगी आपके खर्चे के लिए। ठीक है। लेकिन चूंकि बनाया बहुत अकल से बनाया गया प्रोग्राम है, बहुत जर्मनी ने बहुत पहले से सोचा होगा कि पाकिस्तानी हजरात या देसी हजरात जितने भी आते हैं वो बहुत होशियारियाँ करेंगे और करते हैं, तो इसलिए उन्होंने इसको, जैसे यूके ने भी बाद में चेंज किया अपना कि भाई आपको इतने इतने, वो लेता नहीं, लेकिन उसने कहा कि इतने इतने अमाउंट तक आपके होल्ड मनी दिखानी है अपने। तो यहाँ पर भी जो वो कॉन्सेप्ट है जर्मनी जॉब्स उसका स्टडी का, वही कॉन्सेप्ट इसमें अपॉर्चुनिटी कार्ड के अंदर भी है। और उसके अंदर आपने ये जो अमाउंट मैंने आपको बताई है, ये आपने होल्ड रखनी है, और ये आपको मिलती रहेगी आप जब तक वहाँ पर हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, ताकि आपका खर्चा आपने खुद से भी तो लानी थी ना। बिल्कुल। तो अब आपको गारंटीड मिल रही है एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रखवाया आपने, अब आपको मिल रही है। तो आप उसको जो है वो यूटिलाइज करेंगे, और वो इसकी सिक्योरिटी भी, वो सिक्योरिटी है एक तरह सिक्योरिटी मनी आप जिसको कहते हैं, वो आपको आपकी वहाँ पर आपको मिल जाएगी श्योरिटी मनी। तो वो आपको मिलता रहेगा, और आप जॉब ढूंढें। सही है। पॉइंट सिस्टम बता दिया, डिग्रीज के ऊपर पॉइंट, 6 पॉइंट्स करने टोटल। वो हंसते खेलते बहुत से लोगों के हो जाते हैं कि अगर आपके पास ये डिग्री है तो 4 पॉइंट मिल गए, तो कितने रह गए पीछे? 2 पॉइंट। जिसकी एज जो है वो 35 से नीचे है, तो उसको तो वैसे ही आपको जो 2 पॉइंट मिले, तो 6 पॉइंट तो यहीं पर ही हो गए आपके। सही है। फिर आपका जो है, आपका लैंग्वेज अगर आपने किया हुआ है तो पॉइंट्स मिल सकते हैं, अगर आपने अच्छा लैंग्वेज को किया हुआ है। फिर आपका जो है वो एक्सपीरियंस के ऊपर है, अगर आपके पास 3 साल से अबव का एक्सपीरियंस है 2 पॉइंट्स है, तो आप 6 पॉइंट्स तो हंसते खेलते बना लेते हैं इसके अंदर। ठीक है। और अगर स्पाउस भी है या चीज़ें हैं तो उस पर भी आपको पॉइंट मिल जाते हैं। तो पॉइंट्स के हिसाब से मैं समझता हूँ कि आधी से ज़्यादा आबादी तो कामयाब हो सकती है, मतलब क्वालिफाई कर सकती है। अब रह जाती बात कि जो लोग फंस जाते हैं, और वो फंस जाते हैं 2 चीज़ों के ऊपर। एक कि आपका जो ब्लॉक अकाउंट है वो कैसे किया जाए, लोगों के पास पैसों की थोड़ी सी शॉर्टेज होती है, तो वो लोग नहीं कर पाते हैं।
दूसरा ये है कि अगर उनको जॉब का ये वीज़ा मिल भी गया तो वहाँ जाके जॉब कैसे ढूंढेंगे, ये भी एक सवाल है। और लैंग्वेज प्रॉब्लम, बिल्कुल। तो ये एक होता है। लेकिन ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए कि जो इंजीनियर्स हैं या आईटी की फील्ड से मुंसलिक हैं, उनके लिए, क्योंकि जर्मनी वैसे भी टेक्नोलॉजी वाइज बहुत अच्छी उसके अंदर पोजीशन के अंदर है और इकोनॉमिक वाइज भी बहुत बेहतर यूरोपियन कंट्री है, तो लोगों को लिए गेटवे साबित हो सकता है। तो एक तो ये है कि अगर किसी के पास ये ब्लॉक अकाउंट का मसला नहीं है तो उसको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। और तीसरा एक और मसला भी आता है कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर और कराची में ख़ास तौर पर जो अपॉइंटमेंट्स हैं एम्बेसीज में वो इतनी आसानी से मिलती नहीं है। फिर यहाँ पर थर्ड पार्टी एजेंट्स का रोल शुरू हो जाता है। 6 मंथ्स का आगे का अपॉइंटमेंट्स, जैसे यूएस का 6 मंथ्स का, वो 6 मंथ का मिलेगा, कोई 7 महीने का मिलेगा, हो सकता है इससे ज़्यादा मिल जाए, कोई इसको कम करा लेगा वो पैसे देने के ऊपर, जिस सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये होता है, वो हमारी ऐसा जिम्मेदारी नहीं है। लोग ये समझते हैं कंसल्टेंट है तो वो वन रूट सारी सर्विसेज होना चाहिए। अब ये जुगाड़ तो हो सकती है, ये एक्सपर्टीज तो नहीं है। सही कह रहे हैं। तो मेरा काम नहीं है एक्चुअली वो कि मैं किसी को जो है वो अपॉइंटमेंट दिलाऊं। हम कहते हैं थर्ड पार्टी आप ट्रैवल एजेंट से भी कर सकते हैं। मेरा काम जो है वो एप्लीकेशन को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाने का काम है, केस डेवलप करना है। केस डेवलप है, क्योंकि देखा आपने केस बहुत से लोग कर रहे हैं ना। अब हज़ारों में से आपको क्यों मिल जाए, ये सवाल होता है। किसी भी जगह सिलेक्शन के अंदर आप जॉब पे भी जाएंगे, 5 अगर जॉब्स निकली हुई हैं, 5 आईटी की हैं, 5 एक ही कैडर की या आगे पीछे हैं, तो वो जो एलिजिबिलिटी तो समझ में आ गई कि आईटी वाले आएंगे, डॉक्टर तो नहीं उठ के आएगा उसमें। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय हो गया। अब 5 में से क्या सिर्फ 5 लोग आएंगे आपके रेज्यूमे लेके? वो तो 1000 लोग आ सकते हैं, 100 आ सकते हैं, 50 आ सकते हैं, कोई से नंबर्स नहीं है कोई। तो मोर देन 5 कहेंगे, मोर देन 5 आएंगे तो उन मोर देन 5 को जॉब देना चाहिए उनको? फिर नहीं, सही कह रहे हैं। 5 को ही देंगे वो, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट को देंगे, उसमें से वो सिलेक्शन करेंगे। अब सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये होगा एम्प्लॉयर का या किसी सेलेक्टर का कि वो ये देखेगा कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट किस बुनियाद पे होगा। वो इस बुनियाद पे ज़्यादा होता है कि मुझे क्या फ़ायदा है, बीइंग एन एम्प्लॉयर मुझे क्या फ़ायदा है कि मैं इसको लूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिंपल सिलेक्शन क्राइटेरिया। एक तो वो क्राइटेरिया होगा भाई स्मार्ट होना चाहिए, यूँ होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, वो तो हो गया, वो सारे के सारे आ रहे हैं। अब इनमें से मैं कैसे सेलेक्ट करूँगा? तो उसके लिए आपको क्राइटेरिया फिर होता है कि एट द एंड जब आप फाइनल डिसीजन करते हैं, आप कहते हैं उन लोगों को लूँगा जो मेरी कंट्री, मेरी कंपनी के लिए होगा, बेनिफिशियल होगा, आप उसको रखते हैं। तो इसी तरीके से जब बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होंगे तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चूज होगा ऑन द बेसिस ऑफ कि आप व्हाट यू आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल। एक्चुअली जो एम्प्लॉयर है उसको क्या बेनिफिट, उसको क्या उनको कंट्री को क्या फायदा हो रहा है, आपको बुला रहे हैं, बिल्कुल उनका नेशनल इंटरेस्ट क्या है। देखिए यूएस तो नाम लिख कर बता दिया ना, नेशनल इंटरेस्ट प्रोग्राम, NIW। बेसिकली जब आप सिलेक्शन पे जाते हैं पॉइंट सिस्टम के अलावा, पॉइंट सिस्टम में नेशनल इंटरेस्ट वगैरह वो ऑलरेडी उसी क्राइटेरिया के अंदर ही होता है, लेकिन उसका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जो विदाउट पॉइंट सिस्टम मोस्टली होते हैं, वो आखिरी डिसीजन जब आता है करने का, वो होता है नेशनल इंटरेस्ट वेवर के ऊपर होता है। मतलब नेशनल इंटरेस्ट होगा तो उसको आपको सिलेक्शन पे आएगा। सेम इज़ द केस यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं। ये क्योंकि जॉब सर्च है, इमिग्रेशन वीज़ा डायरेक्टली नहीं है। जॉब सर्च के अंदर आपका पॉइंट्स तो आ गए, तो पॉइंट्स तो मीट करना, वो एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी तो बहुत सारे हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। जब आसान एलिजिबिलिटी होगी तो बहुत सारे होंगे ना, तो बहुत सारे जब होंगे तो उसमें फिर बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनेगा कैसे? अब यहाँ पर आपको या तो आप खुद करें, इतने अगर आप हैं कैपेबल तो आप खुद अपने बनाएं। अदरवाइज किसी कंसर्न को जब लेंगे सहारा तो वो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाने में मदद करेगा कि नेशनल इंपॉर्टेंस आपकी जो है वो उजागर करेगा कि आपको लेने से जर्मनी को, और आप जब जाएंगे तो जॉब कैसे हासिल करेंगे, एकोमोडेट कैसे करेंगे, आपकी एडाप्टेबिलिटी क्या है, आपको जो है ना वो किस तरीके से उनको जो है ना वो फ़ायदेमंद आप हो सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब बनाकर अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, जैसे वकील होता है कोई जज के सामने पे वो करता है, तो जब आप करेंगे तो आसान हो जाती है। अगेन वही बात आ जाती है कि रोल ऑफ अ कंसल्टेंट के अंदर यही चीज़ शामिल है कि हमारा काम है ईज़ ऑफ प्रोसेस करना। पहला काम ईज़ ऑफ प्रोसेस आप करेंगे। दूसरा काम हमारा ये है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाना है एज पर द गिवन क्राइटेरिया। तो यही हम सारी चीज़ें जो हैं वो कर रहे होते हैं, और उसके अंदर बहुत सारे हजरात इसमें काम करें, बहुत अच्छा भी जो है उसके अंदर काम हो रहा है और कर रहे हैं। और उसके अंदर फिर आपकी चॉइस होती है कि आप किस कंसर्न्स के लेते हैं। बट मेरा अपना चूँकि आर्गूमेंट ये भी होता है कि ना ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कंसल्टेंट को लें। अच्छा, आप खुद कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी सर आपने बात की है। एज अ बीइंग अ कंसल्टेंट आप कह रहे हैं कि हर चीज़ में कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं होती। नहीं, ज़रूरी नहीं। देखिए अगर कर सकते तो आप क्यों करेंगे? बिल्कुल। और जो भी लोग हज़रात देंगे, अगर वो नीचे कमेंट लिख सकें, जो मेरे क्लाइंट आते हैं और वो ये कहते हैं कि आज भी मैंने इनको कहा कि आप पहले आप ये क्वालिफिकेशन खुद करा के आए, मुझे नहीं दे।
अगर आ जाता है स्टूडेंट जहाँ पर आपको कोई एम्बिग्यूटी है, चीज़ ये मेरा रोज़ाना का काम है कि आप ये कर लें, खुद से कर लें। कनाडा के कितने लोग आते हैं, मैं कह देता हूँ कि भाई आप ये हालात ऐसे हैं, आप पूल में चले जाएं, कंसल्टेंट ने क्या करना है पूल में बिठाकर आपको सेलेक्ट तो नहीं करा सकता, सिवाय इसके कि आपको एनओसी अच्छी चूज़ करवा देगा, बस इससे ज़्यादा। और वो आप खुद भी अगर चाहें तो कर सकते हैं, दरअसल मैंने वेज आप उसको करें। आप पूल में चले जाएँ, जब आप सेलेक्ट हो जाएँ, आईटी मिल जाए, फिर आप किसी कंसल्टेंट को ले लें ताकि आपका डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा अच्छा चले जाए, उसमें अगर कोई कमी पेशी ना हो। तो ये भी मैं करता रहता हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस। अच्छा सर, एक प्रोग्राम है यूएसए का EB2 NIW और EB1A वीज़ास, तो इसके बारे में सर बताइएगा। और सेम वही मेरा सर सवाल होगा कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। यूएस का आपको पता है कि हर किसी का ड्रीम है, अमेरिकन ड्रीम हर किसी का होता है, और उसमें सर कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या वही कौन लोग एलिजिबल हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? दोनों स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम हैं और हाईली स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम है। अलबत्ता EB2 NIW के अंदर आप बिजनेसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, फिजिशियंस भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ क्राइटेरिया है। अब क्राइटेरिया मैं काफ़ी जगह बता भी चुका हूँ कि बहुत आसान है, अब तो बहुत से लोगों को पता भी है, लेकिन आपने जो पूछा है तो मैं आपको आपके को क्लियर करने के लिए और उसको समझने के लिए कि EB2 NIW से हम जब स्टार्ट करते हैं तो ये नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम है। ठीक है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस 2 ये कहलाती है यूएस के अंदर। पिटिशन बेस्ड है, I-140 इसकी पिटिशन होती है, वो हम सबमिट करते हैं, उसकी फ़ीस $1015 US है। ये कुछ अर्से पहले जो है ये तकरीबन $700 थी, तो बहुत उस वक्त भी बहुत से लोगों ने अप्लाई किया, जम कर गए। और बाज़ उस वक्त तक बहुत से लोगों को पता भी नहीं था, इवन यूएसए इसको खुद भी नहीं पता था कि ये कई जगह पर किसको कैसे हैंडल करना। एनीवेज वो एक डिफरेंट स्टोरी है। बट द थिंग इज़ के ये जो प्रोग्राम है नेशनल इंटरेस्ट वेवर, ये स्किल्ड हाईली स्किल्ड लोगों के लिए वर्क करता है। यहाँ पर एक सवाल बहुत आता है जब लोग रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो समझते हैं कि सिर्फ ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो रिसर्च बेस्ड हैं या जिनकी पब्लिकेशन है, जिनको अवार्ड रिवॉर्ड सितारा इम्तियाज़ मिला हुआ। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर ऐसा होता तो लोगों के पास अप्रूवल्स नहीं होते। ये बात अपनी जगह पर हकीकत है, कोई माने या ना माने, NIW के अप्रूवल्स होते हैं, ठीक है, और हैं। वीज़ा में देरी ज़रूर है। वीज़ा के अंदर देरी है। एक आध कोई अगर मुश्किल से कोई पाकिस्तान में और जो कि बाहर अप्रूव है उसको भी यहाँ पर पाकिस्तान में लाकर दिखा देते हैं लोग, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इस प्रोग्राम को 2-2.5 साल भी हुए हैं अभी, ठीक है, और ये बहुत जगह पर बता चुका हूँ। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम अभी लंबा है। NVC का जो टाइम कहलाता है, नेशनल वीज़ा सेंटर, तकरीबन ऑलमोस्ट जो हम लोगों को कोट करते हैं 2-2.5 साल मिनिमम लगेंगे, इससे ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, देखिए इंडिया का प्रोसेसिंग टाइम जो है इस वक्त चलेगा 10 साल एंड अबव, एंड चाइना का। अच्छा, हम करंट स्टेटस में तो हमें फ़ायदा है अभी, ठीक है, और कई जगह पर हमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जैसे हम हैं पाकिस्तानी, ख़ास तौर पर जैसे कतर है, दुबई है, फिर आपका सऊदीया है, बहरीन है, और जगहों पर कंट्री में काम करें लोग। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी हैं, उसके अंदर कनाडा में, इवन यूएस के अंदर लोग बैठे हुए हैं और मुझे केस देते हैं यूएस में ऑन द बेसिस ऑफ कोई स्टूडेंट में बैठा हुआ है, कोई डिफरेंट वर्क परमिट के ऊपर बैठा हुआ है और उसको ग्रीन कार्ड चाहिए, बिकॉज ये प्रोग्राम जो है वो लीड करता है टूवर्ड्स ग्रीन कार्ड डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्ट इसकी पॉपुलैरिटी की वजह भी यही है। ठीक है, ग्रीन कार्ड मिला लोगों ने क्या करा, और फिर स्किल। तो एक तो ये मैंने आपको अर्ज कर दिया कि नहीं, ये सिर्फ नहीं है ऐसे लोगों के लिए जिनके पास तमगात हैं या सर्च है, रिसर्च है, नहीं है, इट्स फॉर एवरीवन। एवरीवन है। द मेन क्राइटेरिया है कि मिनिमम आपके पास US इक्विवेलेंट बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, ठीक है, और उसके साथ 5 साल का प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप अपने प्रोग्रेशन, हाँ, कोई भी फील्ड होगी, बाद में हम तस्करा करेंगे कौन सी प्रायोरिटीज़ अपनी जगह पर होती हैं, लेकिन सबको कर सकते हैं इसके। ठीक है, तो एक अपना जो है ये हो गया पहला क्राइटेरिया कि मिनिमम की हमने शुरू से बात की, मिनिमम 4 years बैचलर्स डिग्री कहलाती है हमारी, अगर हो US के इक्विवेलेंट, और साथ में आपका 5 years प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस हो। ठीक है, प्रोग्रेशन नजर आनी चाहिए, आपने नीचे से चले और ऊपर, तो ये 5 years। दैट्स इंक्लूड बिजनेस एज वेल। हाँ, कुछ भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और एक जो मेन क्राइटेरिया है जिसके ऊपर ये बिल्टअप हुआ है प्रोग्राम, वो है एडवांस डिग्री। ठीक है, अगर आपके पास एडवांस डिग्री है, एडवांस डिग्री मीन्स US का मास्टर्स डिग्री इक्विवेलेंट, ये नहीं कि US से आपने मास्टर्स डिग्री किया, आपके पास मास्टर्स डिग्री इक्विवेलेंट, जैसे हमारा ME है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग है, MPhil है, ये इक्विवेलेंट है। ऐसी सूरत हाल के अंदर ये प्रोग्राम आपसे ये तकाजा भी नहीं करेगा कि आपके पास इतना साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सही है, ठीक है। और उसके ऊपर और उसके ऊपर अगर PhD है, MPhil है, तो और अच्छी बात है। तो आपने ये फुलफिल कर दिया। ये तीनों में से, दोनों में से कोई भी चीज़ ना हो तब भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं EB2 के लिए। अच्छा, वो कैसे? अगर आप प्रूव करें कि आप एक्सेप्शनल एबिलिटी के हामिल हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग, मेरे पास अभी केस अप्रूव हुआ था एक्सेप्शनल एबिलिटी का, वो था IT बेस्ड, ठीक है, BCom उन्होंने किया हुआ और उन्होंने अपना
आईटी में बहुत अच्छा काम किया, डिफरेंट ट्रेनिंग से, सर्टिफिकेट से उन्होंने अपने आप को पॉलिश किया और मुख्तलिफ यूएस से, इधर से उधर से, बड़ी बड़ी जगहों से उन्होंने अप्रिसिएशन ली, रिकमेंडेशंस ली एंड अप्लाई किया कि मेरी एक्सेप्शनल एबिलिटी है, तो ये अलग से काम करता है एबिलिटी का। तो हर लिहाज से वो आपको अकोमोडेट करने की वजह से आप प्रूव करने वाले होने चाहिए, तब वो आपको नेशनल इंटरेस्ट वेवर मतलब जॉब ऑफर वेव कर देंगे। अदरवाइज EB2 कैटेगरी के अंदर जॉब आपने पहले हासिल करेंगे ऑफर, और फिर पर्म सर्टिफिकेशन करेंगे, लेबर सर्टिफिकेशन आप हासिल करेंगे एंड देन अप्लाई करेंगे, और उसी एम्प्लॉयर के साथ मुंसलिक होना आपको लाजमी पड़ेगा। सही। इस प्रोग्राम के आने से आपको ये प्रूफ सिर्फ करना पड़ रहा है कि मुझे जॉब ऑफर वेव करो, मेरे पास ये क्राइटेरिया जो आपने मेंशन किया नेशनल इंटरेस्ट के अंदर। यूएस के नेशनल इंटरेस्ट में आप स्टैब्लिश कर देते हैं। अब चूंकि ये पिटिशन बेस्ड है, आर्गूमेंट बेस्ड है, क्राइटेरिया डिफाइन है, तो उसमें पिटिशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा पिटिशनर होना चाहिए लिखने वाला, या तो आप खुद हो, अगेन मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपने किसी से ले रहे हैं क्योंकि वो आपका केस रिप्रेजेंट करेगा अथॉरिटीज को। वो अगर आप किसी को ले भी रहे हैं, यहाँ पर बात आती है कि अगर आप किसी को ले रहे हैं तो वो तुक्काफिकेशन नहीं होना चाहिए पे। ChatGPT से बनाया और अप्लाई कर दिया, अब तुक्का है, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब आपने उसमें कोई अक्लमंदी नहीं दिखा रहे, आप उसको पढ़ नहीं रहे, आप उसके अंदर जो लवाजमात डालने चाहिए, लेने चाहिए, वो आप नहीं रख रहे हैं उसके अंदर। तो उसकी वजह से भी लोग तुक्के में तो अप्रूवल हो जाते हैं और फिर कहते हैं अप्रूवल हो गया, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि स्टेम कैटेगरी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टेम के जो लोग हैं, ऑक्यूपेशंस वाले हैं, वो वैसे भी 80-90% यूएस की अपने स्टैटिस्टिक्स में आते हैं कि वो अप्रूव्ड हो जाते हैं, उनको ज़रूरत है। नॉन स्टेम वाले जो है वो उनकी तादाद 35 to 45% रहती है, वो लटक जाते हैं बेचारे, वो लटक जाते हैं। उसके बावजूद हमने भी प्रूफ करके दिखाया, फैशन डिज़ाइनर, बैंक मैनेजर, नॉन स्टेम, इसलिए उसमें मेहनत लगती है, उसमें बहुत आपको कान नाक खोल के जो है वो काम करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ना कि ना आप AI का यूज़ कर सकते हैं। अक्सर लोग सवाल भी कर जाते हैं, उनके लिए भी मैं गुज़ार कर दूं कि AI का यूज़ करना, हमने एक पॉडकास्ट में भी बात की थी कि AI का यूज़ करना, इस टेक्नोलॉजी हमारे लिए बनी है ना, इंसानों के लिए बनी है, फरिश्तों के लिए तो नहीं बनी है, उन्हीं के लिए बनी है जो रिसर्च पे काम करे, चीज़ें कर रहे हैं। हाँ, एकेडमिक राइटिंग होती है तो आपको प्लेजरिज्म का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अगर एकेडमिक राइटिंग नहीं है, ये पिटिशन है, आर्गूमेंट है, इसमें रिपीटेटिव आर्गूमेंट्स भी आपने कभी लिखने पड़ते हैं। जैसे एक वकील खड़ा होकर दलाइल देता है, वो बहुत छोटी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा तवील भी नहीं होना चाहिए, बोरिंग हो जाए कि 100-150 पेजेस से ऊपर चल जाए, अनटिल कि उसका काम इतना ज़्यादा है। बिल्कुल, उसके रिक्वायरमेंट 50-60-70 पेजेस के अंदर है। अक्सर हम बेशतर में कह भी देता हूँ कि 50 पेजेस से सॉल्व होके इसके अंदर जितने भी है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि जो हमने देखा है, हम रिफ्यूज़ल देख रहे हैं 30-40 से ज़्यादा अभी हमें पर रिफ्यूज़ल है पूरे बहुत से लोगों के जो सो कॉल्ड कंसर्न हैं उनके। तो जब हमने उनका जो मुताला किया और देखी हमने पिटिशन, तो हमें लक पता गया कि ये जो 15 पेजेस, 22 पेजेस, 25 पेजेस पे बना रहे हैं। अब मेरे बात करने से पहले एक हौसला तो ये होगा कि अब ये कोशिश करते हैं हम भी 40-50 पेजेस के बनाएं, लेकिन देखिए अकल और नकल में बहुत बड़ा फर्क होता है ना। आपको नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। बिल्कुल ऐसा ही सर। आपको फिर भी आपको आर्गुमेंटेटिव तो बनना पड़ेगा, फिर भी आपको जो है अगर आप कर रहे हैं तो ये हमने तो पहले तो ये राइज किया कि इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नहीं रखी हैं जो कि प्रूव करती हैं नेशनल इंटरेस्ट को। आपका गोल ही नेशनल इंटरेस्ट है। प्रपोज इंडिवर कहीं जगह पर लिखा हुआ ही नहीं है। अब प्रपोज इंडिवर क्या होता है इस पिटिशन के अंदर कि आप कुछ प्रपोज कर रहे हैं कि मैं ये प्रोजेक्ट, ये काम करूँगा जो कि ग्रेटर बेनिफिट टू US होगा, क्योंकि वो प्रोग्राम का नाम ही हाँ वो प्रोग्राम है, उसको ये देखना है। आपने फाउंडेशन बनाई नहीं, इमारत खड़ी करना शुरू कर दी। बिल्कुल, आपको सबसे पहले प्रपोज एंडिवर को वाइडली और थॉरली, कम्प्रहेंसिवली बनाना है, फिर उसको कंपेलिंग बनाना है, फिर आप जाकर अपना पिटिशन का राइटअप के 3 प्रॉन्ग्स आपने लिखना है। उसका सब्सटेंशियल मेरिट और नेशनल इंपॉर्टेंस प्रूव करेंगे, अलाइनमेंट विद द नेशनल इंटरेस्ट प्रूव करेंगे, एंड देन आप बताएंगे कि मैं जो हूँ वाई आई एम वेल पोजिशन टू एडवांस दिस प्रपोज एंडिवर, ये सेकेंड प्रॉन्ग है। और आखिर में आप जो है इसको सम अप करेंगे कि भाई ये जो ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी मेरे जो फैक्टर्स हैं, बैलेंसिंग फैक्टर्स, वो ये कहते हैं कि मुझे जॉब ऑफर वेव मिलनी चाहिए। ख़त्म करेंगे, आगे कर देंगे। ये पिटिशन चूँकि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर खुद बनाता हूँ, मैं अब आंखें बंद करके भी लिख सकता हूँ, तो मुझे ये पता है कि यार कैसे कंपेलिंग बनानी है, बहुत अच्छा कैसे अपना आप एफर्ट ज़रूर करें, चाहे आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसका बेदरीक यूज़ करना और उसको बिल्कुल ही ऐसी हवा में उड़ाकर आपने कर देना, वो फिर मुनासिब नहीं होता। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें इसको देखने, क्योंकि वो देखने वाले भी उस चीज़ को हाँ जज कर लेंगे कि ये ऐसे होता है। और कई जगह पर बहुत ज़्यादा लोग सेंसिटिव हो जाते हैं, कई जगह पर ये भी कर लेते हैं कि नहीं यार वो एकेडमिक, मैं फिर उनको समझाता हूँ कि आपको एकेडमिक राइटअप की तरह नहीं पढ़ना होता इसको।
तो एकेडमिक राइटअप की तरह अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पिटिशन है, आर्गुमेंटेटिव बेस है, आर्गुमेंट्स आपके जब भी होता है आप एक आर्गुमेंट देके निकल नहीं जाते देश के सामने, बिल्कुल, ठीक है ना। तो आपको रिपीट भी कहीं करने पड़ते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस भी आपको बार बार बताना पड़ती है कि यार नेशनल इंपॉर्टेंस है, क्यों है, क्या है, किस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो हम समझाते हैं, और अच्छी बात यह है कि चूँकि हम डेली बहुत हाईली स्किल के साथ कर रहे हैं स्किल, तो लोग समझते हैं, एजुकेट भी होते हैं इसके अंदर, और इसी वजह से जो है, और एक मुझे चूँकि एडवांटेज ये है कि मैं हर केस पे नहीं काम कर रहा, ठीक है। मेरा मकसद पैसे बनाने वाला काम नहीं है, पैसा अपनी जगह पर होता है, बट ये होता है कि आप हर केस नहीं लेना, आप हर किसी को ओके भी नहीं देते हैं। जो नज़र आ सकता है, जिसमें एफर्ट हो सकती है, आप करें, उसमें आपका रिजल्ट बहरहाल अच्छा होगा, तनासब आपको अच्छा निकलेगा भाई। 60, 70, 80% आप देख लें, इतने ही परसेंटेज के ऊपर आप अच्छे गर्दाने जाते हैं। कोई 100 आउट ऑफ 100 नहीं कर सकता, ये बिल्कुल खाम ख्याली वाली बात है। कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो 100 आउट ऑफ 100 करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान में करंटली अभी आपको क्या लगता है कि पिछले जो 3-4 साल में पाकिस्तान की कंडीशन एक रही है, और उसके बाद एक बड़ा तबका पाकिस्तान से माइग्रेट करके जाना चाह रहा है बाहर, कौन सी कंट्री लोगों ने सबसे ज़्यादा जो है वो पिक की है? कौन सी मोस्ट डिज़ायर्ड कंट्री लोगों की, पाकिस्तानियों की कौन सी रही है? जी देखिए, सबसे ज़्यादा तो जो माइग्रेशन, अगर आप कहते हैं सिर्फ माइग्रेशन की बात करें, परमानेंट हो या वो, उसके ऊपर हम बात नहीं करें। माइग्रेट करना मीन्स कोई स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर निकल जाता है, या कोई रेजिडेंस परमिट के ऊपर ले जाता है, वो सबसे ज़्यादा जो है वो मिडल ईस्ट है। ठीक है। ऑल्दो कि मिडल ईस्ट का ऐसा तो काम नहीं करता, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा माइग्रेशन को आसान है, जल्दी निकल जाता है बंदा। बिल्कुल, एक कंपनी फॉर्मेशन की, वीज़ा लिया, चले गए। अब उसके ऊपर जॉब के ऊपर, वीज़ा के मतलब नॉर्मल वीज़ा के ऊपर आपने जॉब हासिल कर ली, या जॉब के लिए अप्लाई शुरू कर दिया, तो मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा हुई हैं। फिर उसके बाद जो कंट्रीज़ हैं वो यूरोपियन साइड या और कनाडा हो गया। अप्लाई अगर हम बात करेंगे पिछले 1-2 साल के अंदर, तो यूएस में सबसे ज़्यादा अप्लाई हुआ है अभी। अच्छा, और उसका कुछ आप बता सकते हैं सक्सेस रेट कितना है? देखिए, अभी तक हर किसी के पास तो अलग है। बात यहाँ पर जो आ जाती है, जो सबके लिए कंफ्यूजिंग है, बाज़ औक़ात बहुत से लोगों के लिए कंफ्यूजिंग, ये बात अपनी स्टडी कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि वीज़ा नहीं है अभी तक पाकिस्तान में। पिटिशन अप्रूवल तो बहुत से लोग दिखा रहे हैं, आप भी दिखा रहे हैं सर। तो मैंने कहा दिखा रहे हैं तो जो है तो दिखा रहे हैं, नहीं होते तो नहीं दिखाते। पिटिशन तो अप्रूव हो रही है, लेकिन उसको फिर समझा कर ये बता देते हैं कि देखिए, प्रोसेसिंग टाइम मेरे हाथ में नहीं है। मेरी तो वैसे भी लास्ट इंस्टॉलमेंट बची हुई होती है, तो बेचारा हम तो कहते कल आ जाए, वो भी क्लियर हो जाएगी। तो हमने तो उसको सब्जेक्ट रखा हुआ वैसे। तो अगर वो वीज़ा आएगा तो दिखाएंगे, लेकिन वीज़ा दिखाने प्रोग्राम की हकीकत है, वीज़ा का टाइम ऐसा है और टाइमलाइन पाकिस्तान में इतना है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। यही प्रोग्राम 4-5 साल के बाद फिर कोई सवाल करेगा और कहेगा बिल्कुल भी वीज़ा नहीं, तो फिर बात समझ में आती है, प्रोवाइडेड कि वो टाइमलाइन बढ़ ना गई हो, जो उसकी ड्यूरेशन जो अभी तक जो मेंशन हो रही है, नज़र आ रही है। और फिर इसका 1 साल का कोटा भी होता है वीज़ा के लिए, तो उस पाकिस्तान के लिए बेसिकली सेपरेट करते हैं जी, हर कंट्री के लिए अलग अलग है। तो इसलिए हमारा जो है रेशो, इस वजह से वीज़ा अप्लाई करने की अगर बात कर रहे हैं, अप्रूवल्स लेने की बात कर रहे हैं, अप्लाई करने की बात कर रहे हैं, वो है आपका यूएसए। पिछले साल 1.5 साल की अगर मैं बात करूँ, इसी देखिए कनाडा हो गया टफ, एक्सप्रेस एंट्री, पीएनपीज, इसके अंदर पॉइंट्स कट ऑफ हाई चले गए। 1.5-2 साल से नॉर्मली किसी की आसानी के साथ सिलेक्शन नहीं हो रही, सिवाय इसके कि आप हेल्थ केयर के अंदर हैं या कोई स्टेम कैटेगरी के अंदर है, तो थोड़ा बहुत जॉब का भी वहाँ पे इशू मेरे ख्याल से, जो रिसेशन तो अपनी जगह पर है, जो लोग जाएंगे उनको पता चलेगा कि भाई कितनी जॉब है, कितनी है, 2 लाख किसी को मिल जाती है, और ऐसे हो तो आसानी के साथ। बट लोगों का मकसद तो यही होता है कि किसी तरीके से सर्वाइव करके पासपोर्ट हासिल किया जाए। अगर पासपोर्ट आपके पास आ जाता है तो फिर आप मिडल ईस्ट आ सकते हैं जॉब, पैसा कमाने के लिए, जॉब करने के लिए। तो ऐसी चीज़ होती है। हमारा मकसद तो ये नहीं कि हम यहाँ के जो मामलात हैं, जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, जो सिस्टम इश्यूज़ हैं, उससे कैसे डेविएट करके, कैसे स्केप करके चले जाएं, और वहाँ के जो है ना, जो दुनिया भर में, क्योंकि हम अभी कुएं के बैठे हैं, हमें पता नहीं कि बाहर लोग ज़िंदगी गुजारते कैसे हैं, बिल्कुल ऐसा, और वहाँ पर किस तरह से प्रिंसिपल्स को फॉलो होता है। अच्छे बुरे बहुत सारी कंट्रीज हैं, लेकिन आपका ख्वाहिश यही होता है कि आप अपने से पीछे वाली कंट्री में तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल ऐसा, आप अपने से आगे वाली में ही जाएंगे। तो जो आगे वाली कंट्री वो बहुत सिविलाइज्ड हैं, बहुत ज़्यादा जगहों पर उनका जो है सिस्टम अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी उसी वजह से अपॉर्चुनिटी भी है। जब सिस्टम अच्छा होगा तो अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होगी ना। अच्छा सर, माशाल्लाह मैं देख रहा था आप एंटी फ्रॉड एडवोकेट भी हैं माशाल्लाह से, तो सर इसमें काफ़ी सारे लोग आई होप के इस चीज़ को सुनना चाहेंगे कि अक्सर वो किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं अपना केस लेके, और वही उनको बता दी जाता है जी आप तो बस पैकिंग वगैरह अपनी स्टार्ट कर दीजिए, और बस आप तो 2 महीने 3 महीने के बाद आप तो बाहर बैठे होंगे। उसके बाद सर पता चलता है कि उनका केस जो है मिस हैंडल किया गया, उनके साथ बेसिकली फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड इन डैट सेंस कि उनको वो चीज़ बताई नहीं गई, और उनसे वो चीज़, वो सर्विसेज के मद में अमाउंट ले ली गई है।
अब ऑब्वियसली आपको पता है कि एम्बेसी की 100% गारंटी कोई देता नहीं है। अब एम्बेसी से जब वो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो वो कंसल्टेंट ये बोलने का हामी होता है कि जी देखिए मैंने तो आपको बोला था कि ये तो लक पे डिपेंड करता है कि लगे ना लगे, बट समहाउ सर आपको पता है, आप वेल एक्सपीरियंस है कि वो उस क्लाइंट के साथ बेचारे के साथ एक फ्रॉड हो जाता है। ऐसे लोगों को सर क्या करना चाहिए, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? अच्छा, एक तो सबसे पहले आपने बड़ा अच्छा मुझे आज लक़ब दिए कि एंटी फ्रॉड कंसल्टेंट के तौर पर। तो और ये अच्छा इसका बड़ा एक फ़ायदा तो हुआ है मार्केट के अंदर। मैंने देखा, मैं टिकटॉक पे कभी देख लेता हूँ और दूसरी सोशल मीडिया पे भी चले जाता हूँ तो देख रहा होता हूँ कि कई लोगों ने आपके सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताऊँ कि कई लोगों ने इसको एज अ हथियार भी यूज़ करना शुरू किया, जो को मैं देखता तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है, मैं बहुत जो है ना वो इजीली जज कर लेता हूँ और मेरा काम ही है इवैल्यूएशन करना लोगों का। तो उन्होंने एक सलाहियत दी है, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि नाउ पीपल आर प्लेइंग विद इस्लामिक टैक्टिक्स और जो प्रिंसिपल जिसको आप कहते हैं कि ना फ्रॉड के ऊपर ज़्यादा बात कर लो तो जो है ना तो लोग ज़्यादा एतमाद, क्योंकि यार वो आधे सब थोड़ा सा यही सही इंसान है, ये सही इंसान है। तो आपकी सोच है कि हमारे यहाँ किस तरह से लोग सोच पे काम करते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, ठीक है ना। और वो उनको शायद ये लगता है कि अल साहब शायद अपने जो है ना वो नाम काम के लिए कर रहे हैं। देखिए इज़्ज़त तो अल्लाह ने देनी है, जिसको समझ में आनी होती है ना वो खुद ही समझ जाता है कि ये बात बंदा सही कर रहा है नहीं कर रहा, ये घुमा रहा है या बनावटी है या बना के बात कर रहा है, तो वो खुद समझ में आती है। आप चीज़ों से सीखते हैं, अपनी गलती से भी सीखते हैं। सही लेकिन चीज़ को पहुँचाना ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी जब तक आप जिंदा हैं। ठीक है, तो वो आप पहुँचाएँ, काम करें। लेकिन आपके सवाल के अंदर एक चीज़ जो थी वो ये है कि ना काम आपने किया और आखिर में कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। देखिए ये एज सच तो फ्रॉड में नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा एडवोकेट ये कर दूं कि इसलिए कि देखिए ये तो हम भी कह रहे हैं कि मैं जब किसी का केस लेता हूं, लेकिन मुझे फ्रॉड कहाँ होगा? फ्रॉड ये होगा कि आप एलिजिबल ही नहीं थे। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट वही था कि आप और मैंने आपका केस को ले लिया, बिल्कुल बिल्कुल, और बाद में आपको पता चला कि यार मैं तो एलिजिबल भी नहीं था, बिल्कुल ऐसा और मेरे केस भी नहीं थे। या फिर फ्रॉड ये होगा कि मैं केस लूं और केस लेने के बाद ये कहूं कि भाई मैं आपके ये सारे जाली डॉक्यूमेंट बना दूंगा, तो ये भी फ्रॉड है। ये भी फ्रॉड है, बिल्कुल। या फिर लोगों को जो कि हुआ, जो मैंने बताया कि 2020 के बाद एक अपर साइड से कंपनी आई, कराची में भी उन्होंने एस्टैब्लिश किया और उन्होंने सबको एक रुका, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक की। एक तो ये किया कि ना बहुत बड़े बड़े जो ना बंगले लेकर और इंतहाई से ज़्यादा खूबसूरत ऑफिस बनाकर, जबकि इस इमिग्रेशन इंडस्ट्री में ऐसा सच नहीं होता था, हम भी बनाते, लेकिन तो हमने बड़ा यार हमने कहा सीखने वाली चीज़ है, अच्छी बात है। अच्छा एक रॉयल आपने जो ना वो टच दिया, लेकिन रॉयल टच ऑब्वियसली फ्रॉड के लिए ज़्यादा आप इस्तेमाल करें ना, बिल्कुल। तो वो जब उन्होंने जब टच दिया तो लोग भागम भाग जाने लगे। अब ये लोगों का प्रॉब्लम है ना, अनटिल जब मैं ये मैदान में आया तो काफ़ी लोगों का ये नहीं होता है। तो वो मैंने जो ना जो ये शहर को तोड़ने की कोशिश की, काफ़ी हद तक तो टूट गया, वो बहुत मजबूत होता है, ये इतना आसानी से नहीं टूटता। तो वो जब आए तो उन्होंने यही किया कि जॉब ऑफर के नाम पर कनाडा में आप क्यों जा रहे हैं इन कंसर्न के पास, 10 लाख रुपए मुझे दें और ये जॉब ऑफर ये देखें ये रही। अब लोगों को देखिए वही मैंने कहा वेरीफाई तो करना नहीं है ना, वो कर सकते हैं। अब लोगों ने ठक सब ने जा के पैसे, जो बेचारा गरीब है अमीर है, जो क्वालिफाई करता है नहीं क्वालिफाई करता, सबको लाइन दे दे। आपने करोड़ों अरबों रुपए बना लिए साथ, वो वाइंड अप करके भाग गए। वो भागे नहीं, वो तो उनका तो खर्च नहीं होता, तो धर लिए गए। जो बहुत सारी शिकायतें जब जमा हो जाती तो कहने की बात। और अभी भी उनके बहुत सारे मतलब ना जब आप काम करते हो तो चेले तो बहुत होते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, मैं आज लोगों को बता देता हूँ। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत से कंपनी से सीखा, जैसे आपके बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं मार्केट में रहने के लिए कि अपना ब्रांड तो चल रहा है बहुत महंगा है, वो अपने ही कंपनी का दूसरा ब्रांड बना देते हैं और कम में। एक्चुअली तो ठीक है टेक्निक कि आप क्या करते हैं कि ना वहाँ नहीं जाएगा तो सब ब्रांड आएगा अपनी जेब में ना, अपनी ही जेब में आएगा। बिल्कुल सही, ठीक है, हो सकता है, करना चाहिए, एथिकल नहीं समझता मैं, लेकिन वो कर सकते हैं हम। तो ये काम इमिग्रेशन में भी आना शुरू हो गया। अच्छा, कि एक नाम जो फ्रॉड कर रहा था या तो वो बंद हो गया है, नहीं चल रहा है, या उसके ऊपर रिव्यूज़ ख़राब आना शुरू कर दें। 4 दुकानें और खोली हुई हैं ABCD, ताकि एक अगर ख़राब हो तो दूसरा वहाँ से कैप्चर कर लेगा, वो बोले हाँ तो ख़राब है। तो हमारा तो आपको पता है कि दिमाग कितना अच्छा चलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि लोग भी कहते हैं ना अगर चांद पे भी चले हैं तो शायद हो सकता है कि वो पाकिस्तानी बैठा हुआ एक पहले से। तो अब तो ये कॉन्सेप्ट। तो हम इस तरह की जब चीज़ों पे जब काम करते हैं तो वो फिर हमारे लिए जो है ना वो फिर एट द देखिए सस्टेनेबिलिटी फिर नहीं रहती। जैसे मैंने बताया कि बंद हो रहे हैं, चीज़ हो रही है, कब तक करेंगे आप?
और कब तक बचेंगे? जी सर, वो क्लाइंट बेसिकली उसके पास, जैसे आपने मेरा सवाल सही पकड़ा कि अगर किसी के साथ ऐसे ज़्यादती हुई है कि उसको बोला गया कि आप एलिजिबल हो और बाद में उसको पता चला है, उसका केस रिजेक्ट होने के बाद या वीज़ा ना मिलने के बाद पता चला कि यार आप तो एलिजिबल थे ही नहीं। हाँ, जैसे वो आप जैसे किसी कंसल्टेंट के पास आता है, आपको वो केस अपना दिखाते हैं, आप उसको बताते हैं कि सर आप तो एलिजिबल थे ही नहीं, ये तो जिसने आपके साथ किया है ऐसा होता है गलत किया। लेकिन रिफ्यूजल होते हैं, हमारे पास भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम बंदे जो है वो जाकर इसलिए भी जो नहीं करते कि मेहनत नजर आती चीज़ होती है। कई जगह पर होगा, उनका राइट है, वो कह सकते हैं, बट कोई एक शख्स ये खड़े होकर नहीं कह सकता कि वो फ्रॉड कर दिया था। देखिए इलाज करते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं कभी, लेकिन आप फ्रॉड के आंसर में नहीं आएंगे, ये आपने देखना होता है। आपने किसी को जानबूझ कर नहीं रिफ्यूज़ किया, या गलती से नहीं किया, या आपको पता नहीं था, आपकी कॉम्पिटेंस, आपका डोमेन नहीं था और आपने केस ले लिया। हाँ सही, ये भी होता है, ये सॉफ्ट उसके अंदर कह सकते हैं इसके अंदर। तो इन सब चीज़ों को भी देखना चाहिए कि लोग प्रॉपर काउंसलिंग करें और उसके बाद फिर अपनी सेल्स की टेक्निक्स को यूज़ करें। पहले सेल्स की टेक्निक को यूज़ नहीं करें, सबको कह रहे हैं आपका हो जाएगा, हाँ हो जाएंगे आप 4-6 महीने में तो आप जा रहे हैं। ये पहले तो बहुत होता था, अब तो ये मेरे बोलने से भी बहुत ज़्यादा जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। लोग एजुकेट हो गए, कंसल्टेंट्स को मैंने एजुकेट कर दिया कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे अपने आप को पोर्ट्रे भी करना चाहिए। तो इल्ला माशाल्लाह सारे लोग यस टू एनीवन बेसिकली। हाँ ऐसा ही, और नो करना वैसे ही मुश्किल काम है। हाँ, आते हुए पैसा बंदा आया हुआ है, अली आए हुए, सुनना भी नहीं चाहते सर, और ये लोग सुनना भी नहीं चाहते। जी, ये ऐसी बात है आपने बात की कि मैं ये क्लाइंट्स, अच्छा कई क्लाइंट ऐसे होते हैं हमारे यहाँ, तो आपको पता है कितना माशाल्लाह साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कितना आ रहा है तो कराची में हर बंदा परेशान है, और जो ना उसके बाल खड़े हुए हैं बिल्कुल ना। तो ऐसे से लोग आते हैं मेरे पास जो है ना वो बिल्कुल सीरियस। अब मैं बड़ा लाइट मोड में जो ना वो मीटिंग करने वाला आदमी हूँ, तो मैं करता हूँ तो वो बहुत, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये घर से ही जो है ना शायद पिट के आए हुए या कुछ ऐसा कोई सीन हुआ है, बहुत ज़्यादा होता है। हाँ ये भी होता है, वो बहुत सीरियस और पता है, हाँ वो इस तरह की चीज़ें तो मैं नहीं लेता, इसलिए कि देखें एक बात है कि रिस्क उसने मुझे तो देना नहीं है। जब आप ये बनाए तो आप बहुत चौड़े हो जाते हैं, आपको ये फेथ बनाना पड़ेगा कि मुझे रिस्क तो ये देने का है, करने वाला होगा तो उसको अल्लाह ताला उठा के खुद ही ले भी आएगा। तो बिल्कुल सही बात, फिर आप जोर ही नहीं लगाते। मैं कतन ज़्यादा जोर नहीं लगाता अपने सेल्स को करने के लिए, छोड़ देता हूँ कि भाई आप करना चाहें, मेरे स्किल से मेरे पास इतना पोर्टफोलियो आ गया है ना, इतना 20 साल से ज़्यादा मैंने टाइम दे दिया है। अब भी अगर मैं बैठ कर ये बातें करूँगा कि आपने इससे पहले केस किया है, अभी सवालात होते हैं, यार आपकी कमी है, रिसर्च की कमी है। क्योंकि मैं अब ये बात कहने का कायल भी हूँ और मैं अब कह भी सकता हूँ कि यार आप बड़े से बड़े डॉक्टर का नाम लें, मैं तो वैसे डॉक्टर साहब का नाम ले रहा होता हूँ कि उनका, अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपसे ये पहले पूछेंगे आपने इससे पहले किया है। मजाक वो होगा, बोले कि यार तुम्हें पता होना चाहिए ना, तो मैं कितना, मैं छोटा मोटा कोई कंसल्टेंट हूँ, अभी यंग हूँ, मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो फिर आप पूछेंगे सर आपने इससे पहले कि मेरी प्रोफाइल डिटो प्रोफाइल के मुताबिक किया आपने। यार डॉक्टर हूँ, इलाज करना जानता हूँ, दुनिया के अंदर 150 ऑक्यूपेशंस हैं, सबका पहले करना मुझे ज़रूरी थोड़ी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ना एजुकेट करने से आती हैं, जब लोगों को पता चलता है कि भाई क्या है, प्रोफाइल का क्या काम है, पटिशन्स को कैसे आपने करना है, वो सारी चीज़ें जब आप हैंडल करें तो आप किसी भी अच्छे डॉक्टर को ले सकते हैं। तो इस वजह से जो है ना वो फ्रॉड की बहुत सारी जो किस्में हैं, वो बहुत सारी, मैंने सॉफ्ट स्कैम के बारे में लोगों को बताया, ये कोई वर्ड है भी नहीं एक्चुअली, लेकिन मैंने उनको बताया कि भाई इतने आसानी के साथ और इतना सॉफ्ट तरीके से लोगों को लेके जाते हैं, ये करते हैं, तो वो बंदे हो जाते हैं। बाकी रह जाती है बात आपकी सर्विसेज की। अब मैंने कहा ना शुरू में आपको बताया कि हम अनफॉर्चुनेट भी है ना। देखिए आप अगर किसी जगह पर KFC हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, या कोई बड़ी कंपनीज में खाना खाने जाते हैं या कोई चीज़ लेने जाते हैं, अगर आपको कोई चीज़ ख़राब निकल आती है तो क्या आप उसको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करना शुरू कर देंगे या कहेंगे ये फ्रॉड है? नहीं, जब ब्रांड है तो गलती भी हो सकती है, चीज़ें उसे कंप्लेन करेंगे या वही करेंगे, रिव्यू दे देंगे या आप कंप्लेन कर देंगे, चीज़ें कर देंगे। लेकिन हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि सेंसिटिव बिजनेस है, फ्रॉड दिस एंड दैट, और अपने इखलाक से भी गिर जाएंगे कई जगह पर। बिल्कुल सही। लोगों को मुझे नहीं मिला इतना, लेकिन मुझे जितना भी मिलता है तो मुझे समझ में आ जाती है कि भाई इंटेंशंस क्या है लोगों की। अब एक शख्स जो आप नाराज़ अगर हो गए फॉर एग्जांपल, तो वो कोशिश ये करेगा कि जाके ना इसकी ऐसी की तैसी कर देता हूँ मैं। क्या होगा, मैं जो है जाकर जो है ना वो यहाँ लिखता हूँ, ये लिखता हूँ। जैसे कि आप एक कंपनी, अब मैं मैकडोनल्ड के ऊपर तो जाकर या किसी भी कंपनी के ऊपर जाकर जो है ना वो स्पिट भी करूँगा तो उसको तो नहीं फ़र्क पड़ता, बिल्कुल मेरा ही चेहरा ख़राब होगा या मैं उसका कितना डैमेज कर दूंगा। तो हमारे यहाँ होता है ये कंसल्टेंट चूँकि सॉफ्ट टारगेट है, मैं इसको यूं करूँगा तो उसको तो बड़ा नुकसान होगा। आपके नुकसान करने से ज़्यादा जो है वो बचाने वाला मेरे पास मौजूद है जो ऊपर बैठा हुआ है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मुझे इसलिए डर नहीं है, फ़र्क नहीं है। मैं जब जिस दिन मैं गलत काम करूँगा उस दिन मेरे साथ खुद ही सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि सर कुछ लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते ना, नो को बेसिकली नहीं रिजेक्शन को होता। भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनका सारा जो एक मलबा होता है वो कंसल्टेंट के ऊपर भी हाँ, डालने की वो कोशिश शायद कहते करते हैं ये हैं। कॉम्पिटेंसी में कई बहुत से ज़ोर, मुझे नो पे ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ जाता है। है ना सर, आपकी लोग भलाई के सुनना लिए भी नहीं चाहते। नहीं सर, वो यही होता है, अच्छा अच्छा सब सुनना चाहते हैं, नहीं नहीं वो तो कह रहा है, ये आर्गूमेंट देते हैं, वो तो कह रहा हो जाएगा, वो तो कह रहे हो तो जाएगा। भाई मैं भी तो कह सकता हूँ हो जाएगा, मुझे भी तो पैसे चाहिए। बिल्कुल, जब मेरा एक्सपीरियंस भी है, चीज़ें ये भी है, समझने वाले के लिए बात है कि आप नो क्यों कह रहे हैं और वो यस क्यों वो कह भी रहे ऐसे हैं। भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसको कर सही लें। कह रहे हैं, बिल्कुल। अगर मुझे लगता है या लगेगा कि भाई मेरी डोमेन से बाहर है या एक्सपर्टीज से बाहर है, अगर वो कह रहा है तो मैं कहूँगा ठीक है उनसे करा लें, अच्छी बात है वो तो फिर। लेकिन अगर अननेसेसरी कोई कर रहा तो वो फिर गलत है, वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स के ऊपर ये बात होती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है वो उजागर करने की भी ज़रूरत होती है, और आप जैसे आप लोग माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं बिज़नेस के, और बिज़नेस के एथिक्स को समझने के लिए भी ज़रूरत है। मैं भी सीखूँ और लोग भी सीखें और उसको उसके मुताबिक कोशिश करें। सर लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, अपने वर्क के हवाले से, कंसल्टेंसी के हवाले से, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उसके हवाले से, और कोई बिजनेस एथिक्स के हवाले से? देखिए, कोशिश तो ये करें पहले कि जो इस वक्त अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करें। कुछ लोग जो है ना वो ट्रक के बत्ती की तरह जो है ना वो पीछे पड़ चले जाते हैं एक ही जगह पर। जैसे ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया ही देख रहे हैं। मेरी एडवाइस ये होगी लोगों को कि आप कोशिश करें कि जैसे EB2 NIW एक अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि अब बहुत सारे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ट्रम्प आ गया तो क्या होगा। तो मेरा अपना ओपिनियन ये है, क्योंकि ओपिनियन बेस्ड ये, कोई आपके पास कोई लिखी हुई कभी तो किताब नहीं ट्रम्प ने आने के बाद क्या करना है, बिल्कुल, और ये इस प्रोग्राम को EB2 को चलाना है नहीं चलाना है। तो EB2 NIW का जो भी फैसला होगा, अव्वल तो उनके पास सिर्फ ये इशू तो नहीं है ना कि इसको एड्रेस करेंगे, बहुत सारे इशू को करेंगे। तो एक तो ये जहन में रखें कि ट्रम्प के आने के बाद आपको ये ज़्यादा फील होगा कि वो इलीगल इमिग्रेंट के खिलाफ है। बिल्कुल, जैसे होना भी चाहिए एक अच्छे उसको प्रेसिडेंट को या हुक्मरान को। तो वो इलीगल इमिग्रेशन, ये आप लीगल इमिग्रेशन के ऊपर आ रहे हैं और हाईली स्किल को वो टारगेटेड है। सिर्फ ये ज़रूर हो सकता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है, जो बाइडन की हुई है अब उनकी, तो शायद हो सकता है वो या तो लीनियंसी एडमिनिस्ट्रेटर्स आ जाएं या सख्त वाले आ जाएं। प्रोग्राम बंद होने वाला नहीं है। तो इसलिए EB2 को सबसे ज़्यादा रख सकते हैं। जर्मनी की जॉब सर्च की अपॉर्चुनिटी है। और एक और जो चीज़ है जो लोग बिजनेस के ऊपर हैं, वो हमने नहीं किया, हम लास्टली मैं फिर भी इसको कवर कर देता हूँ आप लोगों को, कि US के अंदर L1 वीज़ा है जो इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र, या जो लोग कंपनी होल्ड करते हैं वो लोग जो हैं अपनी कंपनीज बनाकर और एक बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर $20-25 हज़ार का आपका खर्चा आएगा, सब्सटेंशियल आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो L1 वीज़ा के ऊपर भी तवज्जो की जा सकती है, जिसका टाइमलाइन बहुत ज़्यादा कम है कंपैरेटिवली EB2 के लिए। और साथ साथ E2 वीज़ा है जो कि सब्सटेंशियल आपको बिजनेस के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। और एक आपने जो पूछा था कि EB1A के बारे में, तो वो बेसिकली जो है वो वीज़ा हाईली स्किल्ड लोगों के लिए है जो एक्सेप्शनल एबिलिटी भी रखते हैं, सेम लाइक NIW, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा हाईली हो, जो कि आपके नेशनल इंटरनेशनल एक्लेम के साथ हो, कि जैसे कोई एथलीट है। और ये ज़्यादा बिजनेस और आर्ट्स इन लोगों के ऊपर और रिसर्चर्स उन लोगों के लिए ज़्यादा वर्केबल होता है, और मीडिया से रिलेटेड लोग हैं। लेकिन आपके जो क्लेम्स हैं वो बहुत ही इंडोर्स्ड हुए होना चाहिए। ट्रू। तो ये सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जिनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अच्छे कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, उनके पास जाएं। अगर आपने कंसल्टेंट रियली लेना है, डू योर ड्यू डिलिजेंस। और सबसे ज़्यादा मलूज़ ख़ास जो आखिर में मैं बताऊंगा, जो कि एथिक्स भी है, चीज़ें भी हैं, वो ये है कि जब आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं तो ये देखें कि उसका सारा का सारा जोर सेल्स पे नहीं है। क्योंकि इतने छोटे से पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा मैं ट्रेन नहीं कर सकूंगा, लेकिन ये बता दूंगा कि सेल्स पे नहीं है। और उससे मिलने के बाद भी 2 या 4 लोगों से मिलना है। बिल्कुल। एंड डिसाइड मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च करें एंड डिसाइड योरसेल्फ कि किससे करना चाहिए। अगर 2 पैसे ऊपर भी देने पड़ रहे हैं और उसकी वैल्यू अगर है तो फिर आपको उसको लेना चाहिए। बिल्कुल सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पॉडकास्ट में आने का। हमारे साथ आदिल इस्माइल साहब मौजूद थे सुपीरियर कंसल्टिंग से, और ये उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट होगी। जो लोग भी पाकिस्तान से माइग्रेट करना चाहते हैं, जो फैमिलीज़ जाना चाहती हैं, जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, और जैसे कि US प्रोग्राम्स के बारे में, जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में आदिल साहब ने बताया, ये तमाम डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंशन कर दूँगा। इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इनके वेबसाइट और तमाम चीज़ें जो है मैंशन होगी। नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी दूसरे बिजनेस पर्सनैलिटी के साथ, किसी दूसरे कारोबार को डिस्कस करने के लिहाज से। अपना ख्याल रखिएगा। मैं था अली कासिम। अल्लाह हाफ़िज़।